Hello everyone, my name is Siddhishwar Kade and welcome to the EduGrown. I am your biology teacher. So students, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ MCQs. Yes, हम यहाँ पे इस वीडियो में साथ में मिलके MCQs को सॉल्व करेंगे क्लास 10th का, और वो जो चैप्टर है वो है हमारा लाइफ प्रोसेस. सो स्टूडेंट्स, बिना देर किए चलो चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कि कैसे आते हैं क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस के MCQs. वेलकम बैक स्टूडेंट्स. तो ये जो चैप्टर है बेसिकली ये चैप्टर 6 को हम यहाँ पे कवर करेंगे और यहाँ पे हम स्टडी करेंगे MCQs. तो MCQs की प्रैक्टिस यहाँ पे बेसिकली होगी. और मैं आपको इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले बता देता हूँ कि इसका जो चैप्टर है और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दोनों की ही वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है. आप वहाँ पे जाइए और जो अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को सही से नहीं पढ़ा हुआ है ना, और जल्दी से इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वन शॉट वीडियो देख लीजिए. और अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी वहाँ पे कर सकते हैं. तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है. और ये जो वीडियो है ये वीडियो बेसिकली मैंने बनाया है MCQs के लिए, है ना. तो चलो जल्दी से देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं. और फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करें. तो ये आ गया है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है पहले हम देखते हैं क्या पूछ रहा है ये. एंटाइटल्ड एग्जिबिटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ नॉन लिविंग एंड लिविंग्स आर. ये क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर हमारे पास एग्जांपल्स हैं इनमें नॉन लिविंग और लिविंग दोनों का ही कैरेक्टर आखिरकार किसके पास होता है. तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं वो है डायटम्स, लाइकेन्स, बैक्टीरिया एंड वायरस. तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का ही कैरेक्टर किस में होते हैं. तो इसका जो आंसर है देखिए उसको हम किस तरीके से करेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो लिविंग है, इसमें नॉन लिविंग की प्रॉपर्टीज़ नहीं है. लाइकेन है वो भी क्या है, लिविंग्स है. डायटम्स भी क्या है, लिविंग्स है. तो यहाँ पे बेसिकली वायरस जो है एक ऐसा बचता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ होंगी. तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा, वायरस. ओके. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ दीज सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड प्लाज्मा. इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है ब्लड प्लाज्मा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड फूड. देन उसके बाद है यहाँ पे ऑल ऑफ अबव. तो यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लड प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होने की, तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है बेसिकली ब्लड वेसल के अंदर होता है. ठीक है. तो ब्लड वेसल के अंदर प्लाज्मा होता है जिसमें बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं. तो होता क्या है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है बाहर से लंग्स से क्या होता है, निकलता है. तो होगा क्या कि जो सेल्स हैं, है ना, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो कहाँ पे जाता है, प्लाज्मा में जाता है, और फिर यहाँ से फिर वो बाहर निकलेगा. तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें ट्रांसपोर्ट करता है. उसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो नाइट्रोजनस वेस्ट भी जो है ब्लड प्लाज्मा से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड होता है. अलग अलग ऑर्गन से नाइट्रोजनस वेस्ट जो निकलेगा वो फिल्टर होगा किडनी में और वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा. उसी तरीके से बहुत से फूड मटेरियल जो हैं वो भी क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन सिस्टम है वहाँ से डाइजेस्ट होके बॉडी में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट और फूड मटेरियल तीनों ही क्या होते हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट होते हैं. इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द अबोव. ओके. तो ये भी सॉल्व हो गया. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे क्वेश्चन है हेयर द मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस. तो अब यहाँ पे देखो पूछा गया है कि जो मटेरियल है ना, और मतलब कहाँ पे मटेरियल, ब्लड एंड सराउंडिंग ऑफ सेल, कहाँ पे मैक्सिमम एक्सचेंज होता है मटेरियल का. तो देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल्स हैं, है ना. तो बहुत सारी सेल्स होती हैं. अब इन सेल से डायरेक्टली कनेक्ट जो पाइपलाइन होती है वो कौन सी पाइपलाइन होगी,
वो पाइपलाइन होती है कैपिलरी, है ना, जो क्या होती है, जो डायरेक्टली कनेक्ट होती है किनसे, सेल से। तो सेल में जो भी चीज़ें बनती हैं, वेस्ट मटेरियल है, वो क्या होता है, वो इस पर्टिकुलर कैपिलरी में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैपिलरीज। तो ये कैपिलरी में क्या होगा, ट्रांसफर, और इसके बाद फिर जो मटेरियल यहाँ पे होगा वो कहाँ पे होगा, वो सेल के अंदर पहुँच जाएगा। तो जैसे कि ऑक्सीजन है, अब कैपिलरीज में ऑक्सीजन रहता है तो वो क्या होता है, सेल के अंदर पहुँच जाता है, और सेल में जो मटेरियल होते हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। कहाँ पे, कैपिलरी में। फिर कैपिलरी फिर जो होती है वो कहाँ से जुड़ी हुई होगी, जैसे आर्टरी की अगर है तो आर्टरी में जुड़ जाएगा, आर्टरी की कैपिलरी है तो आर्टरी में चला जाएगा ये, और अगर वेन की कैपिलरी है तो वेन में चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, कैपिलरीज जो होती हैं डायरेक्टली सेल के कांटेक्ट में होती हैं, और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा यहाँ पे, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर है वो है हमारा सी। तो हम यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेते हैं, आंसर क्या है यहाँ पे, सी, कैपिलरी। तो कैपिलरीज का आंसर हो गया। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि इन फोटोसिंथेसिस द क्लोरोफिल इज यूज्ड फॉर। क्लोरोफिल आखिरकार क्या करता है। तो जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में हमने डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसके हमने वर्क स्टडी किए हुए हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में किसी ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और किसी ज़रूरत पड़ती है वाटर की, ठीक। वाटर के अलावा किसी ज़रूरत पड़ती है क्लोरोफिल, ठीक। और इसके अलावा क्या है, सनलाइट। ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन के बाद क्या बनता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट। तो अब हमको देखना है कि बेसिकली ये होता क्या है, क्लोरोफिल करेगा क्या। तो क्लोरोफिल का काम है जो सनलाइट आएगी उसको एब्जॉर्ब करना। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। तो यहाँ पे देखो, नो फंक्शन तो है नहीं, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, ब्रेकिंग डाउन द वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, और यहाँ पे देखो क्या है, एब्जॉर्बिंग लाइट। तो आंसर क्या हो गया हमारा, एब्जॉर्बिंग लाइट। ओके। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है, द एंजाइम्स फाउंड इन इंटेस्टाइनल जूस फाइनली कन्वर्ट्स। जो इंटेस्टाइनल जूस है वो क्या कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट को क्या वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। दूसरा यहाँ पे प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ता है। सी है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, क्या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को वो ग्लूकोज में तोड़ता है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे। और किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस की। तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस बेसिकली कहाँ पे होगा, इंटेस्टाइन में होगा। तो जो हमने डाइजेशन सिस्टम पढ़ा है उसमें हमने देखा कि माउथ का पोर्शन होता है, माउथ के पोर्शन के बाद फिर स्टमक का पोर्शन होता है, स्टमक के बाद फिर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर यहाँ से क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये डाइजेशन सिस्टम है हमारा। अब इस डाइजेशन सिस्टम में हमको देखना है कि बेसिकली इंटेस्टाइनल जूस जो है किस किस को डाइजेस्ट करता है। तो हमने पहले से ही स्टडी किया हुआ है कि ये इंटेस्टाइन जब यहाँ से स्टार्ट होता है तो इसमें अंदर होगा इंटेस्टाइनल जूस, है ना। तो ये बेसिकली हमने देखा है कि यहाँ पे होता है कंप्लीट डाइजेशन। तो कंप्लीट डाइजेशन में किसका, फैट का डाइजेशन भी होगा, इसमें प्रोटीन का भी डाइजेशन होगा, और कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होगा। इसको बोले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स भी लिख देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूटेगा, तो फैट भी टूटेगा, प्रोटीन भी टूटेगा, और कार्बोहाइड्रेट भी टूटेगा। अब जो फैट होता है वो टूट के क्या बनाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब देखो तो ये तो फैटी एसिड इंटू एसिड एंड ग्लिसरॉल दोनों ही में ही टूट रोल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया यहाँ पे। फिर देन प्रोटीन टू अमीनो एसिड, तो प्रोटीन भी क्या होता है, अमीनो एसिड में टूटता है, तो ये भी हमारा सही है।
देन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो ये भी सही, इसका मतलब तीनों ही सही है, तो आंसर यहाँ पे क्या है, डी, ऑल ऑफ दीज। चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 6, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम किसको बोलते हैं, पिगमेंट का मतलब होता है कलर, है ना, तो कलर एजेंट किसमें, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन में कलरिंग एजेंट कौन सा है, तो रेस्पिरेशन में इनमें से क्या यूज होता है, जैसे कि इंसुलिन, इंसुलिन जो है बेसिकली कहाँ पे काम आता है, ये काम आता है ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल के कम करने के लिए आता है काम, है ना, तो इंसुलिन रिलेटेड विथ ग्लूकोज लेवल। ठीक, तो यहाँ तो हम लिख देते हैं इंसुलिन किसके से रिलेटेड करता है, ग्लूकोज के लेवल से, तो ग्लूकोज से रिलेटेड करेगा ये। वही एंजाइम्स जो हैं वो डाइजेशन से रिलेटेड करेंगे, है ना। और यहाँ पे एक बच गया हीमोग्लोबिन, अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है ब्लड में, है ना, ब्लड में क्या मिलेगा, ब्लड में मिलेगा यहाँ पे हीमोग्लोबिन, जो कि क्या है, एक तरीके का पिगमेंट है, दैट मीन्स कलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेटरी जो है, रेस्पिरेशन जो है उसमें जो पिगमेंट होगा वो क्या है आपका, हीमोग्लोबिन। और ये काम क्या करता है हीमोग्लोबिन, ये आयरन को, क्या इसमें आयरन होता है और ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैरी करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आंसर है वो क्या होगा, सी, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है पिक द करेक्ट वन, इनमें से सही को बताइए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सीरम, जिसमें ब्लड प्लस फाइब्रोनोजन लिखा हुआ है। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे लिम्फ, जिसमें ब्लड प्लाज्मा, दैट मीन्स प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इनको मिला के बोला गया है प्लाज्मा। प्लाज्मा में यहाँ पे ब्लड माइनस लिम्फोसाइट्स, और ब्लड जिसमें प्लाज्मा प्लस आरबीसी और डब्ल्यूबीसी लिखा हुआ है। तो इनमें से सही कौन सा है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे सीरम का। तो सीरम में ब्लड प्लस फाइब्रोनोजन, बट जो सीरम होता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंट रहता है, क्लॉटिंग फैक्टर मतलब फाइब्रोनोजन। तो अगर यहाँ पे ब्लड माइनस फाइब्रोनोजन होता तो ठीक था, बट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग, क्योंकि सीरम क्या है, ब्लड माइनस फाइब्रोनोजन होता, तो यहाँ पे गलत हो गया ये। देन सेकंड देखो यहाँ पे लिम्फ, लिम्फ में प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो लिम्फ जो होता है वो लिक्विड है, बट उसमें आरबीसी जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो इस तरीके से ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। देन उसके बाद है नेक्स्ट है प्लाज्मा, प्लाज्मा में जहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड माइनस लिम्फोसाइट्स, बट यहाँ पे प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में जब हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इनको भी हटा देंगे तभी क्या होगा, प्लाज्मा बनेगा। तो अब यहाँ पे ब्लड जो है इसमें लिम्फोसाइट्स जो है सिर्फ उसको माइनस किया है, तो इस तरीके से ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। अब लास्ट में आते हैं ब्लड, प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, यस बिल्कुल सही है ये। तो इस तरीके से जो यहाँ पे हमको जो सही दिख रहा है वो है बेसिकली डी, ऑप्शन डी। तो आंसर में हम लिख देते हैं यहाँ पे डी, जिसमें क्या है, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि रिडक्शन ऑफ ब्लड पीएच विल, मतलब अगर ब्लड का पीएच रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, तो आखिरकार क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, क्या हार्ट बीट जो है उसके रेट में फर्क आएगा या कम हो जाएगा। रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ब्रेन में ब्लड का सप्लाई होना क्या बंद हो जाएगा इससे या कम हो जाएगा। रिलीज बाय कार्बोनेट आयन बाय द लीवर, लीवर के थ्रू यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन जो है वो रिलीज होंगे। और लास्ट है डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में बनने वाला जो एफिनिटी है वो क्या डिक्रीज हो जाएगा। तो 4 में से क्या ऑप्शन आएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ब्लड, ये क्या है, यहाँ पे ब्लड है। अब इस ब्लड का पीएच जो है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है।
तो अगर हम देखें तो हार्ट बीट से इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है ना, क्योंकि हार्ट है तो हार्ट से तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे ब्लड जो है उसका पीएच कम हुआ है, तो वहाँ पे ये इसका ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ रहा है। देन बात करते हैं सप्लाई सिस्टम का, तो सप्लाई ब्रेन को करना है, तो ब्रेन को अगर सप्लाई करना है तो वो तो हार्ट पंपिंग करता है उस हिसाब से, तो अब हार्ट पंप करने में ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो क्या है यहाँ पे ब्रेन जो है वहाँ पे सप्लाई में भी कोई ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी नहीं होने वाली प्रॉब्लम। दूसरा बात है लीवर, अब लीवर ऑर्गन से इसका कोई लेना देना नहीं आ रहा है डायरेक्टली, तो इस तरीके से जो लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास उसमें है डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन एक्चुअल में कहाँ पे होता है, ब्लड में ही होता है ना। आरबीसी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो क्या करता है, उससे बाइंड करता है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि पीएच के कम या ज़्यादा होने से यहाँ पे एफिनिटी में असर आ सकता है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा डिक्रीज द affinity decrease the affinity of hemoglobin with oxygen। तो सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन जो है ये आपस में ज्वाइंट होते हैं और HbO2 बनाते हैं। अगर इसमें पीएच जो है कम हो जाए यहाँ का, तो इसकी एफिनिटी जो होगी उस पर असर होगा, मतलब ये रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये है इसका आंसर डी। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In which of the following group of organisms food material is broken down outside the body and absorbed? यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से, ये जो हमारे पास लिस्ट है, इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर ही क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा, बी है यहाँ पे ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड, सी है यहाँ पे पैरामीशियम अमीबा कस्कटा, और डी है कस्कटा लाइज एंड टेपवर्म। तो अगर हम देखें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, यहाँ पे बात हो रही है डिकम्पोजर्स की। तो बेसिकली जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये काम करते हैं कि फूड मटेरियल को बाहरी ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको हमारी बॉडी में, फिर वो जो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसकी बॉडी में एब्जॉर्व कर लेंगे, और इसको हम सेप्रोफाइट भी बोलते हैं, है ना। तो आप देखते हैं यहाँ पे कि सेप्रोफाइट्स कौन कौन से हैं। तो सेप्रोफाइट जो रहते हैं बेसिकली क्या होते हैं, वो फंजाई, जो फंजाई होते हैं वो बेसिकली सेप्रोफाइट होते हैं। तो देखो मशरूम जो है वो सेप्रोफाइट है, फंजाई है ये। इसके अलावा बट यहाँ पे क्या आ गया, ग्रीन प्लांट, तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो इस टाइप का काम नहीं करते हैं, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन खत्म। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो ईस्ट एक फंजाई है, मशरूम एक फंजाई है, और बीड मोल्ड ये भी फंजाई है। तो बेसिकली ये क्या है, ये हो गए हमारे सेप्रोफाइट। ये जो ईस्ट है बेसिकली यूनिसेलुलर होता है ना, एक सिंगल सेल होता है ये, बाकी ये मल्टी सेलुलर में आते हैं। बट मतलब मल्टी सेलुलर मतलब क्या, एक तरीके के क्या बनाएंगे, एक हाइफे बना लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे दूसरे अदर ऑप्शन में जाए तो यहाँ पे कसकटा आ गया, तो जो कि एक प्लांट है ना, तो ये भी हमारा कट गया। देन उसके बाद फिर अगर यहाँ पे डी की बात करें तो इसमें भी कसकटा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से सी और डी नहीं हो सकते और ए भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या है यहाँ पे बी। यहाँ पे बी आंसर कर लेते हैं, ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। चलो अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, करेक्ट। तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट ही आंसर बिल्कुल सही हो गया। क्या हो गया कि जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो अपने फूड को खुद सिंथेसाइज नहीं करते। अब सेकंड देखो यहाँ पे, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा फर्स्ट आंसर सही है। हेट्रोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी इनटू फोटोसिंथेसिस, अब हेट्रोट्रॉप्स सोलर एनर्जी से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसलिए क्रॉस। हेट्रोट्रॉप्स सिंथेसिस देयर ओन फूड नहीं कर सकते, ये भी। हेट्रोट्रॉप्स आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द कार्बोहाइड्रेट, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या है ए। हेट्रोट्रॉप्स do not synthesize
या फिर सिंथेसिस देयर ओन फूड, है ना, खुद जो है वो फूड नहीं बना सकते। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की समरी सबसे अच्छी कौन डिफाइन कर रही है यहाँ पे और कौन सा है ये देखते हैं। ठीक है, ए है 6CO2 12H2O, देन C6H12O6 6CO2 और 6H2O। अब यहाँ पे देखो और भी दूसरे कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। अब देखो वो यहाँ पर है, क्या है ये, सनलाइट। तो देखो सनलाइट भी, बट एक और चीज़ नहीं है, क्या नहीं है, क्लोरोफिल। तो यहाँ पे क्लोरोफिल भी है और सनलाइट भी है। चलो ये क्लोरोफिल और सनलाइट भी है। तो अब देखो यहाँ पे सिक्स CO2 12H2O, देन उसके बाद क्या बना है C6H12O6 यानी कि आपका ग्लूकोज, देन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और H2O का मॉलिक्यूल। और वही नीचे अगर बात करें तो इसमें भी 6CO2 है, 12H2O है और क्लोरोफिल और सनलाइट है। और इसके प्रोडक्ट की बात करें तो C6H12O6 और यहाँ पे है CO2। अब हमको पता है कि CO2 जो है वो रिलीज नहीं होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इसलिए आंसर क्या है, सी। तो सी आंसर है हमारा। 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल H2O के, देन उसके बाद फिर सनलाइट और क्लोरोफिल। और क्या बनेगा C6H12O6, देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आगे प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6H2O। ठीक है, तो ये रहा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे बताना चाह रहा है कि इफ सलाइवरी एमाइलेज, है ना, एमाइलेज एक एंजाइम है, सलाइवा से जो सलाइवा में मिक्स रहता है तो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। तो इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लेकिंग इन सलाइवा, अगर सपोज कीजिए सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज ना हो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। कौन सी चीज अफेक्ट करेगी माउथ कैविटी में। तो देखो सलाइवरी अमाइलेज जो रहता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, तो स्टार्च को ब्रेक करके इसमें कन्वर्ट कर देता है शुगर में। और अगर सपोज कीजिए कि अमाइलेज यहाँ पे ना हो, क्या ना हो यहाँ पे, अमाइलेज ना हो, तो ये वाली प्रोसेस नहीं होगी। तो देखो स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू शुगर ये नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आंसर क्या है यहाँ पे, स्टार्च, यानी कि आंसर है बी, ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। तो ये नहीं होगा अगर सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा में प्रेजेंट नहीं होगा तो। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन, जो स्टोमेटा होते हैं, है ना, स्टोमेटा हुआ यहाँ पे, तो ये स्टोमेटा में बेसिकली इनके ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर इन गार्ड सेल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा ये तो होने वाला नहीं, टेम्परेचर भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, क्या है, वाटर इन गार्ड सेल। गार्ड सेल में क्या होते हैं, ये है गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल में क्या होता है, वाटर फिल हो जाता है ना, क्या हो जाता है, वाटर फिल हो जाता है, जिसके कारण ये फ्लैसिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। उसके बाद वाटर जो रहता है यहाँ से बाहर निकल जाता है, और जैसे ही बाहर निकलेगा तो श्रिंक हो जाएंगे। तो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग में, स्टोमेटा के ओपन और क्लोज में क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर, है ना। तो गार्ड सेल में क्योंकि फिल हो जाते हैं इसलिए यहाँ पे आंसर है सी, वाटर इन गार्ड सेल्स। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बीइंग के जो टिश्यूज होते हैं उसमें अगर ऑक्सीजन की कमी आ जाए, है ना, बेसिकली ह्यूमन बीइंग में जो टिश्यूज होते हैं वो ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो अगर सपोज कीजिए कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाए यानी कि लेक ऑफ ऑक्सीजन, तो जो पायरुविक एसिड है वो क्या होगा, कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द, दैट मीन्स कि पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में जो कन्वर्ट होता है वो कहाँ पे होता है,
तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी बॉडी में रेस्पिरेशन तो होता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तब माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे बॉडी के अंदर तो होता ही नहीं है। और साइटोप्लाज्म की बात करें तो यहाँ पे हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि लेक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास चला गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा क्या, ए, साइटोप्लाज्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो यूरिन होता है वो बाहर निकलता है, तो उसका करेक्ट पाथ क्या है? तो ऑप्शन ए है किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और यूरेटर। फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, देन किडनी, यूरेथ्रा, देन किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, किडनी, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, देन उसके बाद किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो सही पाथ क्या है? तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे होते हैं किडनी, ठीक है, तो ये दोनों साइड मैंने किडनी बना दिया। किडनी बनाने के बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, यूरेटर। ये दोनों क्या है, किडनी है, ठीक। इसके बाद ये क्या है, यूरेटर। और यूरेटर के बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद फिर यहाँ पे होता है यूरेथ्रा। तो इस तरीके से सही पाथवे क्या हो गया, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो इस तरीके से आंसर है यहाँ पे डी, ठीक है। तो डी आंसर लिख देते हैं यहाँ पे किडनी। किडनी के बाद जाएगा यहाँ पे यूरिन यूरेटर में, उसके बाद जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर उसके बाद जाएगा कहाँ पे, यूरेथ्रा में। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में सबसे करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, माउथ, है ना। माउथ के बाद क्या आएगा, स्टमक। स्टमक के बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आएगा हमारा एनस। तो माउथ से लेकर एनस तक होता है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ कुछ बीच में कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माउथ और स्टमक, इनको बीच में कनेक्ट कौन करता है, ईसोफेगस। तो इस तरीके से क्या हो गया, पूरा का पूरा हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल। तो अब देखो यहाँ पे आंसर में, देखो अगर माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, अब ये देखो लास्ट में दे रखा है तो ये हो गया गलत। अब यहाँ पे माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये बिल्कुल सही दिख रहा है। देन अगला देखते हैं, माउथ, स्टमक, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस तो पहले आता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत। देखो माउथ के बाद ईसोफेगस आना था, फिर स्टमक आना था, तो यहाँ पे तो माउथ, स्टमक, ईसोफेगस आया तो गलत हो गया ना। देन माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, चलो यहाँ तक सही है। अभी देखो लार्ज इंटेस्टाइन पहले आ गया और स्मॉल बाद में आया, तो इस तरीके से ये भी क्या हो गया, गलत। तो सही क्या है आपका, बी। ये सीक्वेंस आपका बिल्कुल सही है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट्स कॉल्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर किसी पर्सन के ब्लड को क्लीन किया जाए, और कैसे क्लीन किया जाए, यूरिया को निकाल के, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट है उसकी बॉडी में अगर है तो उसको एक ऐसी मेथड जिसके थ्रू क्या करते हैं, उसको निकाल सकें। तो बेसिकली ये काम कौन करता है, ये काम करता है किडनी, है ना। तो किडनी फेलियर की कंडीशन में क्या होगा, ये काम करना बंद कर जाएगा, यूरिया निकलना बंद हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल तरीके से इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। क्या बोलते हैं हम इसको, डायलिसिस। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, डायलिसिस। अब यहाँ पे देखो बाकी का जो है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होगा, ऑस्मोसिस का बेसिक चीज़ ये रहता है कि वाटर का माइग्रेशन, ठीक है।
तो वाटर के माइग्रेशन को यहाँ पे ऑस्मोसिस बोलते हैं, जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन का जो रहेगा उससे लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होगा, मूव करेगा वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऑस्मोसिस को हम किसी और उसमें समझेंगे। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो है फिल्टर का आउट करना, जो कि किस में होगा, नेफ्रॉन में होगा, है ना। और इसके अलावा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है हमारा, ब्लड का फ्लो करना। तो हार्ट में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट होता है उसमें जो ब्लड होता है पहले कहाँ से कहाँ जाता है, हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है, फिर पूरी बॉडी से वापस हार्ट में आता है, फिर जब पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट में आता है फिर वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, और फिर लंग्स से फिर वापस हार्ट में आता है। तो डबल टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर क्या है, डायलिसिस। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which part of nephron allow the selective reabsorption of useful substance like glucose, amino acids, salt and water into the blood capillaries? ब्लड कैपिलरीज में वापस रीअब्जॉर्व करना वो नेफ्रॉन के किस पार्ट से होता है? तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नेफ्रॉन होता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा जो है ग्लोमेरुलस है, और यहाँ पे हम ब्लड वेसल जो है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस का पार्ट बना दिया हमने यहाँ पे, और बोवेंस कैप्सूल का पार्ट बना दिया। देन उसके बाद फिर ये है ट्यूब्यूल, ये क्या होता है, ट्यूब्यूल। और उसके बाद फिर यहाँ से हो गया ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस और बोवेंस कैप्सूल्स में तो क्या होता है, ब्लड जो होगा उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा, मतलब अंदर चला जाएगा इसके। और अंदर जो होगा इस पर्टिकुलर यूरिया के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, ये भी क्या होंगे, अंदर चले जाएंगे। अब ये अंदर चले गए, अब अंदर चले गए तो यहाँ से ये होते हुए कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट तक, और कलेक्टिंग डक्ट से वो आगे की तरफ पहुँच जाएंगे। बट अब बॉडी की उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो यहीं पे क्या होंगे, ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे कनेक्ट होंगे, है ना। जो क्या होगा, यहाँ से वापस ब्लड कैपिलरीज से में ये वापस क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये वापस रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। और ये कहाँ पे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ट्यूब्यूल से। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ए, ट्यूब्यूल। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पे है, अ ब्लड वेसल विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। हार्ट से पूरी बॉडी में, कहाँ पे, पूरी बॉडी में जो ब्लड पहुंचाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस पाइपलाइन को क्या बोलते हैं, उस पाइपलाइन को बोलते हैं हम आर्टरी। और पूरी बॉडी से वापस हार्ट में लाने वाले जो क्या आपके वेसल होते हैं उसको हम बोलते हैं वेन। ठीक है, और इसके अंदर जो बहता है वो बहता है क्या, ब्लड। और ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है और आपके आरबीसीज होते हैं। अब इसमें देखो, जो इनकी ब्रांचेस होती है उसको हम कैपिलरी बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या हो गया, आंसर क्या है यहाँ पे ए, अ ब्लड वेसल विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। आंसर क्या है ए, आर्टरी। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट और विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीफ। जो प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट हमने बनाया और ये रूट। अब यहाँ पे वाटर जो है, वाटर जो होगा वो यहाँ से लीफ तक कौन लेके जाएगा, ऑब्वियसली जाइलम। याद कर लो इसको, वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, जाइलम है। और वाटर में ही क्या हो जाते हैं, मिनरल्स ऐड हो जाते हैं, है ना, डिजोल्व हो जाते हैं मिनरल्स। तो इस तरीके से यहाँ पे जाइलम ही क्या करेगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है ना। और बाकी ये टिश्यूज हैं, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। तो बेसिकली ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, और हमने बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस जो हैं उसको हमने सॉल्व किए हैं, एमसीक्यू को सॉल्व किए हैं और देखे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उनकी हेल्प कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।